जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल मीडिया के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा जेर बहस है कि पाकिस्तान के जो नए आईएसआई चीफ हैं उनकी तस्वीर क्यों नहीं नजर आ रही मीडिया के अंदर। और इससे पहले जो आईएसआई चीफ थे उनकी मीडिया के अंदर तस्वीर नजर आती थी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में कहीं पे भी कोई भी ऐसा खुफिया एजेंसी का सरबराह नहीं है कि जिसकी कोई पब्लिक प्रोफाइल हो, जिसको पब्लिक कोई जानती हो। अब इस दावे में कितनी हकीकत है और आईएसआई चीफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनमें क्या सदाकत है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि आजकल ये कहा जा रहा है कि नए जो आईएसआई के सरबराह आए हैं नदीम अंजम साहब, उनकी तस्वीर इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि उनकी जानिब से सख्ती से यह हदायत दी गई है कि मेरी कोई भी तस्वीर मीडिया में ना आए। और इसके बरक्स जो पहले जनरल फैज साहब थे, जनरल फैज साहब एक मीडिया प्रोफाइल बनाना चाहते थे और इसी वजह से हर वक्त उनकी तस्वीर मीडिया के अंदर नजर आती थी। लेकिन जनरल नदीम अंजम पे आने से पहले अगर मैं जनरल फैज की तरफ आऊं तो जनरल फैज की जो तस्वीर हमें नजर आती थी मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो वो डिस्कस होते थे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह उनकी ख्वाहिश नहीं थी, उसकी वजह वो इल्जामात थे या फिर वो उनका नाम था जो बार बार सियासी शख्सियात यूज करती थी। उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते थे कि जनरल फैज ने ये कर दिया, जनरल फैज ने वो कर दिया। ना सिर्फ जनरल फैज बल्कि दीगर जो लोग थे उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए जाते थे, नाम लेके लगाए जाते हैं और अभी भी लगाए जाते हैं। और यही वजह है कि वो मीडिया के ऊपर डिस्कस होते हैं। अब अगर जनरल आप पीछे चले जाएं, जब जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ थे और जहीरुल इस्लाम आईएसआई के चीफ थे, उनकी तस्वीर 8 घंटे मीडिया के ऊपर चलती रही। मीडिया ने उसके ऊपर खूब जो तस्वीर भी चलाई, उनके ऊपर इल्जामात भी लगाए और उनको बड़ा मीडिया में उनकी तस्वीर भी आती थी। क्या वो उनकी ख्वाहिश थी? यहाँ पे मसला ये है कि जनरल फैज के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात आपकी सियासी क्यादत लगाती थी अपने सियासी मकासद के लिए, मीडिया के दोस्त लगाते थे, तो यही वजह है कि उनकी वो मीडिया के अंदर वो डिस्कस होते थे। आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद अगर जब ये लोग इलेक्शन हारेंगे अगले या कोई और मसला होगा तो इसी तरह नदीम अंजम साहब के ऊपर भी इसी किस्म के इल्जामात लगाए जाएंगे और इसी किस्म की उनकी ऊपर डिस्कशन होगी। अच्छा, एक और चीज ये है कि ना सिर्फ नदीम अंजम साहब की बात, अगर आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं, मियां साहब ने अपनी एक तकरीर के दौरान जनरल इरफान मलिक का भी जिक्र किया। अब जनरल इरफान मलिक की पहले कभी किसी ने तस्वीर देखी थी? उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। जनरल इरफान मलिक कौन है? वो डीजीसी थे जनरल फैज हमीद के दौर में, वो मेजर जनरल थे आईएसआई के अंदर। उनके ऊपर मियां साहब ने एक तकरीर के अंदर नाम लेके उनके ऊपर इल्जाम लगाया। तो जब आप इस तरह उनके नाम लेंगे, इस तरह उनके ऊपर इल्जामात लगाएंगे इसलिए कि आपकी अपनी कोई जाती रंजिश है या कोई सियासी मसाइल हैं, तो फिर तो वो चीजें डिस्कस होंगी। मैं चाहता हूं कि जरा आप देखें मियां साहब की ये तकरीर, तो उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा क्लिप है। तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ जी, आपने सुना, इसमें उन्होंने जिक्र किया, जनरल बाजवा का भी जिक्र किया, जनरल फैज हमीद का भी जिक्र किया और इरफान मलिक का भी जिक्र कर दिया। अब इस तरह के आप इल्जामात लगाएंगे हर किसी के ऊपर तो उनकी तो फिर पब्लिक में उनके ऊपर डिस्कशन होगी, उनकी तस्वीर भी सामने आएंगी। तो मेन जो जनरल फैज की जो मसला था, जो उनकी तस्वीर सामने आती थी, वो कोई तस्वीर कोई आईएसआई हेडक्वार्टर से तो नहीं जारी की जाती थी। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहता हूँ कि जनरल फैज की जानिब से कभी कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया गया था कि जी मेरी कोई पब्लिक प्रोफाइल बनाएं या मुझे आपने कोई मशहूर करना है। कोई ऐसी बात नहीं थी। मसला क्या था? उल्टा वहां उनके लिए तो एम्बेरसमेंट होती थी कि जिस किस्म के इल्जामात लगते हैं, जिस किस्म की डिस्कशन होती है, मरियम बीबी रोज उनके ऊपर इल्जामात लगाती थी। यहां तक कि अपनी अदालत के अंदर जो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है उसके अंदर भी उन्होंने जनरल फैज हमीद का जिक्र किया है। तो फिर उनका जिक्र तो होगा, मीडिया के अंदर वो डिस्कस तो होंगे, लेकिन उस वक्त सहाफियों को ये तकलीफ थी कि जी जनरल फैज का क्यों जिक्र होता है, उनकी तस्वीर क्यों आती हैं, ये क्या चक्कर है? लेकिन उसकी बड़ी वजह हम सहाफी खुद ही थे, मीडिया उनको खुद डिस्कस करता था। आप मरियम बीबी की तकारीर उठा के देख लें, उनके दीगर रहनुमाओं की तकारीर उठा के देख लें, सहाफियों की तज्जिया और तबसरे देख लें, वो मीडिया के ऊपर बैठ के बार बार फैज हमीद का नाम ले रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये फैजयाब हो गया, ये फैजयाब नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्यों उनका जिक्र आता था, क्यों उनकी तस्वीर बार बार आती थी। और ना ही उनकी जानिब से, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं थी। ये छोटा सा क्लिप आप मरियम बीबी का भी सुन लें। एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है,
उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो जजेस पर दबाव डालता है, वो शख्स जो अदलिया का चेहरा दागदार करता है, वो शख्स जो जजेस को ब्लैकमेल करता है। जी, आप मरियम बीबी का तकरीर सुनी, वो खुफिया इदारे का जो सरबराह है वो शख्स, और बहुत सारी जगहों पे नाम लेके भी उनके ऊपर तनकीद की गई। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जब बार बार उनका जिक्र आएगा तो इस तरह फिर उनकी तस्वीर भी आएंगी, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि जनरल इरफान मलिक की तस्वीर भी आई। अच्छा, ये कोई सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ। जनरल फैज के ऊपर तो जब वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वो डीजीसी थे, आईएसआई के अंदर वो मेजर जनरल थे, तो एक सीनियर सहाफी हैं अरशद शरीफ साहब ने जनरल फैज के खिलाफ ट्वीट्स की थी, ये ट्वीट की थी और उसमें जनरल फैज की तस्वीर भी दिखा दी थी। और आप देख सकते हैं ये 2017 की गालबन ट्वीट है, तब उन्होंने फरवरी 2017 में ये उन्होंने ट्वीट की थी और इसमें जनरल फैज के उन्होंने तस्वीर भी शेयर कर दी थी। उनके ऊपर किसी के जिस किस्म के इल्जामात लगाए थे वो आप सामने देख सकते हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि फैज हमीद जो है सीम्स मोर इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग जर्नलिस्टिक नैरेटिव्स, शुडंट बी ऑफिशियल DGISPR को भी उन्होंने टैग किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिथ है पाकिस्तान के अंदर कि आईएसआई चीफ बड़ा जो ताकतवर होता है और हर चीज उसकी मर्जी से होती है, ये अरशद शरीफ साहब उनकी तस्वीरें डीजीसी की, जो डीजी इंटरनल थे जिस वक्त वो, उस वक्त उनकी तस्वीरें और उनके खिलाफ वो ट्वीट्स कर रहे थे और बाद में फिर वो डीजी भी बने आईएसआई के। तो उन्होंने क्या कर लिया, अरशद शरीफ साहब अभी भी उधर ही करते हैं और अरशद शरीफ साहब उन सहाफियों में उनका शुमार होता है कि जो फौज के एक तरह से जहां पे भी कोई खबर आती हो, फौज उनको हमेशा फैसिलिटेट करती है, हेलीकॉप्टर पे साथ बैठा के लेके जाती है, चाहे वजीरिस्तान का एरिया हो वहां पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हो, या हालिया अरसे में अफगानिस्तान वो गए या फिर बलोचिस्तान के अंदर कहीं पे जाना हो, तो उसके बावजूद वो जो है हमेशा ISPR उनको सहूलियात फराम करती है। लेकिन वो उस जमाने में जनरल फैज हमीद के खिलाफ उन्होंने ये ट्वीट की थी। तो मुझे तो खुदा की कसम तरस आता है DGISI के ऊपर के सियासतदान भी इल्जाम लगा रहे हैं, सहाफी भी इल्जाम लगा रहे हैं। एक DGISI की जो है वो 8 घंटे तस्वीर जो है वो एक मीडिया हाउस चलाता है, दिखाता है कि ये इसने हमारे सहाफी के ऊपर हमला करवा दिया। दूसरा कहता है कि वो जर्नलिस्टिक नैरेटिव संभाल रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन वो सारे उसी तरह हैं, वो सब कुछ अपना काम उसी तरह कर रहे हैं, तनकीद फिर भी इनके ऊपर हो रही है। तो ये कहने का मकसद है कि जब आप किसी को ज़ेरे बहस लेके आएंगे, तनकीद करेंगे उनके ऊपर या फिर उनके ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म करेंगे या कोई जो भी बात होगी, तो फिर उनकी तस्वीर तो सामने आएंगी। दूसरी कहा जाता है कि जी बैनुल-अक़वामी मीडिया से उन्होंने किस तरह बात की और वो आपको याद है काबुल जब वो गए तो काबुल जाने के बाद वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर एक होटल की लॉबी के अंदर एक इंटरनेशनल सहाफी मौजूद थी, उन्होंने उनसे कोई बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने छोटा सा आगे से उसको जवाब दे दिया और वो मेरे ख्याल में कोई 20-25 सेकंड का क्लिप है उन्होंने जिसमें वो कह रहे हैं डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इसके ऊपर भी बड़ी लोग तनकीद करते हैं। और एक ये कहा जाता है कि जी दुनिया में कोई भी ऐसी खुफिया एजेंसी नहीं है कि जिसका सरबराह कभी मीडिया से बात करे। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज हमीद या उससे पहले किसी भी DGISI ने दौरान सर्विस कभी भी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, मीडिया के साथ उनकी कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं होती। हालांकि जब जनरल फैज हमीद DGC थे, मेजर जनरल थे, अरशद शरीफ साहब ने उनके ऊपर जिस तरह इल्जाम लगाए और उनकी तस्वीर शेयर कर दी ट्विटर के ऊपर, उस वक्त भी कोई ऑफिशियल चीज नहीं आई, ISPR ने भी कोई उनका दिफा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और बाद में वो DGISI भी बन गए, फिर भी वो क्या कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। तो बात यह है कि जो उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की या उनके खिलाफ किस किस्म का कोई कानून हरकत में आया, कोई भी नहीं आया। तो यही वजह है कि आप किसी के ऊपर भी इल्जामात लगाते रहें, किसी के ऊपर भी बात करते रहेंगे तो फिर उसकी मीडिया में तस्वीर तो शेयर होंगी। और अब कहा जा रहा है कि जी ये जो नए DGISI हैं उन्होंने मीडिया को ये हदायत दे दी है कि कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी, उनकी ये ख्वाहिश है। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहता हूँ, कोई ऐसी हदायत रिटर्न किसी किस्म की ISI की जानिब से किसी को नहीं दी गई कि जी ये नहीं करना तो वो नहीं करना, उनकी इस तरह मीडिया कवरेज करनी है, उस तरह मीडिया कवरेज करनी है। एब्सोल्यूट कोई भी इस किस्म की हदायत नहीं है। बात यह है कि जब फैज हमीद आप जाके PM ऑफिस में किसी से मिलेंगे तो तस्वीर PM ऑफिस से रिलीज होती है, कोई ISI हेडक्वार्टर से रिलीज नहीं होती। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बार बार ये कहा जाता है, जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया
کہ دنیا کی کسی بھی خفیہ ایجنسی کا سربراہ جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا, وہ کبھی میڈیا سے بات نہیں کرتا, اور یہ بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بالکل سراسر غلط بیانی ہے. یہ آپ سامنے دیکھیں, یہ اسی برس کی جناب, جی ہاں جی, اسی برس کی افغانستان میں جو ہوا, جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا, اس کے بعد برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے MI6, اس کے سربراہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیا. جی ہاں جی, یہ سامنے ان کی تصویر ہے, یہ پورا انٹرویو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے چائنا کے اوپر بھی بات کی, افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی, دیگر چیزوں کے اوپر بھی بات کی. تو یہ برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے MI6, 90 کی دہائی تک اس کے وجود سے بھی حکومت انکاری تھی کہ یہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کوئی اس کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی, کچھ بھی ہوتی تھی, وہ تمام چیزیں خفیہ ہوتی تھی, اس کا وجود بھی نہیں مانا جاتا تھا. لیکن اب آج کل کا دور ڈیفرنٹ دور ہے. اس دور میں ہم نے دیکھا کہ MI6 کا جو سربراہ ہیں وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں, اور یہ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے. انہوں نے پورا انٹرویو دیا بی بی سی کو. اس کے بعد ایک جگہ پہ انہوں نے جا کے خطاب بھی کیا, اور اس خطاب کے جو حوالے سے بھی خبریں آئیں, اور وہ بھی خبروں میں ڈیفرنٹ جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں اس میں وہ چھپی. اور ایک اور چیز بھی آپ کو دکھاؤں, پاکستان کے اندر تو ہمارے صحافی جو ہیں وہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کے جو لوگ اندر کام کر رہے ہیں, جس طرح جنرل فیض حمید ہیں, ان کی تصاویر ٹویٹر کے اوپر شیئر کرتے ہیں. جس طرح ارشد شریف صاحب کو کسی چیز سے, ان سے obviously کوئی مسئلہ ہوگا تو انہوں نے ان کی تصویر شیئر کی. حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہے اس طرح تصاویر تو شیئر نہیں کی جاتی ہیں, لیکن اینی وے پاکستان میں تو صحافی تصاویر شیئر کرتے ہیں نا ٹویٹر کے اوپر, ایز اے بطور ایک طرح سے یہ ہے کہ دیکھا تم نے مجھے کچھ کہا یا کسی نے میرے خلاف کہا تو میں یہ کر دوں گا, میں ٹویٹر کے اوپر اس کی تصاویر شیئر کر دوں گا. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ہے MI6, ان کے سربراہ کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اور ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. یہ دیکھ لیں آپ سامنے رچرڈ مور صاحب کا, اور سامنے آپ ان کا پڑھ بھی لے لیں, یہ پڑھ بھی لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. چیف آف UK سیکرٹ انٹیلیجنس جو ہے MI6, یہ ان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس طرح بدل گئی ہیں. اور جو پاکستان کے اندر دانشور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ کا کوئی پبلک رول نہیں ہوتا, بھائی اب حالات ڈیفرنٹ ہیں, اسی کے مطابق ہر کوئی کام کرتا ہے. چاہے CIA کے چیف ہوں, ان کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آتی ہیں, دیگر جگہوں پہ بھی آتی ہیں. لیکن آج کی جو یہ ویڈیو تھی, اس کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے کہ جب کوئی شخص ڈسکس ہوگا تو اس کی تصاویر بھی آئیں گی, اور یہی ہم لوگ ہی کرتے ہیں. ہماری وجہ سے ہی فیض حمید جو ہے وہ روز میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتے تھے, ہم ہی روز ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے میڈیا والے, ہم ہی ان کی تصاویر ٹویٹر کے اوپر شیئر کرتے تھے, اور پھر اب ساتھ یہ تاثر دیتے تھے کہ شاید ان کو کوئی اپنی پبلک پروفائل بنوانے کا شوق ہے. اور اب یہ تاثر ہے کہ جی جو نئے ڈی جی ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے اب میڈیا کو پرابلم ہوگی ہے کہ ان کی تصویر کیوں نہیں آ رہی, تو انہوں نے خبریں دینا شروع کر دی ہیں. تو کسی حالت میں بھی میڈیا خوش نہیں ہے. لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب سیاسی ناکامیاں ہوں گی کچھ لوگوں کو, تو آپ ندیم انجم صاحب کے اوپر بھی الزامات ہو سکتا ہے لگنے شروع ہو جائیں, اور ان کا نام بھی میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو جائے. پر امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو.